बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। 10 रोज़ की इस्लामाबाद से गैर हाज़िरी के बाद मैं वापस आया हूं और यहाँ पर एक तब्दील शुदा सूरत हाल है। सदीक जान साहब, ये बात तो हमने शुरू से की थी कि पीडीएम में शामिल जमातें एक दूसरे के साथ चल नहीं पाएंगी, एक दूसरे के साथ इनका अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप नहीं हो सकता। लेकिन ये तो किसी के गुमान में नहीं था कि ये झगड़ा करेंगे। वो जॉन एलिया का शेर है कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। साथ नहीं चलना था, वो तो हमें भी पता था कि ये नहीं चल पाएंगे। ये झगड़ा क्यों हो गया, ये क्या सारी कहानी हुई है? देखिए इस रफ़ी साहब, जैसे आपने कहा कि आज जब हम अदील लबीब साहब के पास बैठे थे वहाँ पे मैं ये बात कर रहा था कि हमें अब ये ज़ेब नहीं देता कि हम अपने पता नहीं, मुझे तो ये नहीं, हम नहीं करते ये कि अपने पुराने क्लिप्स निकाल के और चलाएं कि हमने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था। वैसे भी सबको ही पता था कि ये ज़बरदस्ती की शादी नहीं चलेगी और हम तो बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे। मैं तो कई मौक़ों पर ये कह चुका डॉक्टर फ़िज़ा अकबर के प्रोग्राम में बोल टीवी पर कि जिस दिन ये ब्रेकअप होगा ना, उसके बाद असल किस्से, कहानी और स्कैंडल सामने आएंगे एक दूसरे के। और फिर आपको ये भी पता है, हमारे नाजरीन के साथ हम ये शेयर करते चलेंगे, हम जिन जगहों पे बैठते हैं, जिन लोगों के साथ बैठते हैं, वहाँ पे जो चीज़ें हो रही होती हैं, ज़ाहिर है कि एक जगह तो ऐसी है जहाँ पे हम बैठते हैं जहाँ पे हुकूमत, पीपल्स पार्टी और एक दो और जमातों के सारों के लोग सारे लोग जो हैं, और वो भी जो जिनको फैसला साजी का इल्म होता है, कौन सी पार्टी की लीडरशिप क्या एग्जैक्टली सोच रही है। लेकिन वो चीज़ें ज़ाहिर है हम वो पब्लिक इसलिए नहीं कर सकते या नहीं बता सकते। हाँ, अपने एनालिसिस में वो यूज़ कर रहे थे। जैसे अभी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है और बड़ा इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो मैंने उनको कहा, वो उस ग्रुप के बड़े चर्चे रहते हैं शहर इक़्तिदार में, मैंने उन्हें कहा कि मुझे इस ग्रुप में ऐड कर दें। तो उन्होंने पहली बात मुझे यही कही कि यार वो कि मुझे पता है कि आपको इन बेसिक चीज़ों का पता है, वो मसला नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन कह रहा हूँ कि यार कभी उसकी कोई चीज़ यूट्यूब पे या ट्विटर पे कोट नहीं करनी। तो मैंने कहा जी ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ें पता थी सबको, लेकिन ये नहीं मानते थे। हमने कहा ठीक है, ये नहीं मानते पीडीएम वाले, ना माने, चलता जाए आगे। वो आपका वो चाय का क्या था कि सर्दियों की शाम, चाय की चुस्कियाँ, अंगीठी और ब्रेकअप के किस्से। हाँ, ये भी मैंने ट्वीट था बिल्कुल। मैंने ये वो आपका बिल्कुल आगाज़ का ट्वीट था कि हम ये इस तरह मैंने कहा था, मैंने कहा सर्दियों की शामें होंगी और बड़ा माहौल होगा, चाय होगी और इनके ब्रेकअप के किस्से होंगे, वो डिस्कस होंगे। और मैंने बल्कि उस दिन एक ट्वीट भी किया, यूनिवर्सिटी में ना हमारे दो लड़कियाँ जो अपनी बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थी, जैसे अभी हरीम और आयशा थी, शायद आयशा उसका नाम। तो जैसे आप हरीम शाह आजकल कह रही है चैनल्स के ऊपर कि उसके तो मैं बताऊंगी ना, उसके किसके साथ क्या चक्कर था, उसके किसके साथ क्या मामला थे, आपको नहीं पता, मैं बताऊंगी। तो उसने तो मेरा नाम इस्तेमाल किया, उसने मेरे बारे में फ़लाँ जगह पे ये बात की है, वो तो एक किसी शादीशुदा बंदे का घर बर्बाद कर रही थी, इस वजह से लड़ाई हुई है। मैंने कहा ये हमें ज़ेब नहीं देता और ये वो सारा कुछ। और इसी तरह हमारी ना वो यूनिवर्सिटी की दो लड़कियाँ लड़ पड़ी। जब वो लड़ी तो भरी क्लास में उन्होंने जो एक दूसरे के स्कैंडल गिनवाए। मैंने कहा चल तू बात करती है, तूने फ़लाँ मौके पे ये किया था, उन्होंने तेरा भी मुझे पता है, तू फ़लाँ। ओ उन्होंने वो एक दूसरे के किस्से बताए, वो किस्से बताए, सुनने वाले बड़े महसूस हुए। इनका भी वही काम शुरू होने वाला है। अब आएंगी असल मज़ेदार ख़बरें बाहर। और फ़लाँ मौके पे इन्होंने ये कहा था, फ़लाँ, जैसे अभी राना सनौला ने बताया, उसने कहा, राना सनौला ने, कि पहली जब पीडीएम बनी थी मेरिट में, जब आप और मैं वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि पहली मीटिंग में ही लड़ाई हो गई थी मौलाना की और बिलावल की इस्तीफ़ों के मामले पर। नवाज शरीफ ने इंटरवीन किया। नवाज शरीफ ने कहा यार बाद में देख लेंगे, अभी आप इस बात को छोड़ें। नवाज शरीफ ने माहौल ठंडा किया। फिर इसके बाद जो चीज़ें किससे बाहर आ रहे हैं, अब मज़ीद किससे बाहर आएंगे। पता था ईसा नकवी साहब, ये जुमला, इसके कॉपीराइट मेरे पास हैं, कि मैं कह रहा था कि ये सियासी तौर पर ज़बरदस्ती की शादी है, ये नहीं चलेगी, या तो किसी जमात को इसमें से तलाक दी जाएगी या वो खुला लेगी। अब इस जगह पे आके मसला बना हुआ है, पीपल्स पार्टी कहती है कि ये तलाक दें, ये कहते हैं कि ये खुला लें। इस बात पे आके मामला तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी, एक दो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो मैंने डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले हम ये देखें ना कि सिचुएशन पीपल्स पार्टी जो है उसके पास तो लूज़ करने के लिए बहुत कुछ है। उसके पास सिंध हुकूमत है, वो क्यों इस्तीफ़े देगी, ये पहले दिन से हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं दे सकती, उनके पास तो पंजाब में कैंडिडेट्स ही नहीं है। और दूसरा, अगर वो पंजाब में दोस्ती करेंगे, घोड़ा घास के साथ दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? पीपल्स पार्टी जो है, अगर उसने अगला इलेक्शन का सोचा है कि अगर उसने अगला इलेक्शन लड़ना है, नून लीग के साथ दोस्ती करेंगे तो नून लीग के साथ फिर पंजाब ने फैसला करना है कि हुकूमत किसने बनानी है। पाकिस्तान में जीटी रोड के लेफ़्ट राइट की कॉन्स्टिट्यूंसीज पे डिसीजन हो जाता है
कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा, कौन सी जमात लीड करेगी मुल्क को। पंजाब में अगर आप पीपल्स नून लीग के साथ दोस्ती करेंगे, भाई बहन बन जाएंगे, तो फिर पीपल्स पार्टी तो अपनी शनाख्त ख़त्म कर देगी। ऐसे ही है, लेकिन यह है कि पीपल्स पार्टी ने बड़े अच्छे तरीके से इनको जो है वो आसमान पे पहुंचा के नीचे से सीढ़ी खींची है। और जो पीपल्स पार्टी ने इनके साथ किया, मैं ख्याल जरदारी साहब ने अपने भुट्टो की फांसी से लेके और ईंट से ईंट बजाने की तकरीर तक के तमाम बदले नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान से ले लिए, और शरीफ ख़ानदान से कुछ वो बदले ज़ियाउल हक़ के भी ले लिए। सिर्फ नवाज़ शरीफ ख़ानदान के नहीं लिए, ज़ियाउल हक़ के बदले भी इनसे ले लिए। अच्छा, इस तरह है कि ये जो बेसिकली ना ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी जो है उसके लिए ये जो सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसमें पीपल्स पार्टी के लिए मेरा ख्याल है कि एक विन विन सिचुएशन है। उन्होंने अपना सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब करवा लिया। अब वो चेयरमैन अगर नहीं बन सके, इट्स अ गॉन केस। उसके बाद अपोजिशन लीडर जो है सेनेट में, उसका आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन बनेगी, किसका अपोजिशन लीडर होगा? देखिए, अपोजिशन लीडर तो अब बिलावल भी कह चुके हैं, और इसलिए वो सिराजुल हक़ साहब के पास गए थे। जमात इस्लामी की एक सीट फैसला करेगी कि किसका अपोजिशन लीडर होगा। लेकिन ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है कि अपोजिशन लीडर कौन होगा। इम्पोर्टेंट ये है कि ये लड़ाई हो चुकी है इसके ऊपर, ठीक है, कि दोनों लड़ पड़े हैं। अच्छा, इसमें वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, पीपल्स पार्टी डंडी मार रही है। ये वाकई शायद खखन अब्बासी के घर तय हो गया था कि अपोजिशन लीडर नून लीग का होगा, क्योंकि नून लीग ने पहले, लेकिन ये लड़ाई होने से पहले की बात है ना। हाँ, अच्छा हुआ क्या कि नून लीग ने अपनी एक कुर्बानी दी। नून लीग ने कुर्बानी ये दी कि फजलुर रहमान ने कहा कि अगर मदरसों के बच्चे चाहते हो कि मैं लेके आऊँ, अगर चाहते हो पीडीए में बंदे लेके आऊँ, मुझे अपनी पार्टी को खुश तो दिखाना है कि हमें क्या मिला है, मुझे डिप्टी चेयरमैन सेनेट दो। हालांकि मौलाना का बनता नहीं था, ये बनता ही इसी तरह से था कि चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार होगा पीपल्स पार्टी का, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार होगा PMLN का, और ये बहुत बड़ी फेवर थी अपोजिशन लीडर फजलुर रहमान साहब को देना। अच्छा, ये जो इस वक्त हमें लड़ाई नज़र आ रही है, ये जिस तरह कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि पानी से ऊपर जो आपको आइसबर्ग नज़र आ रहा है वो बहुत आपको उसकी टिप नज़र आ रही होती है। जो असल में आइसबर्ग होता है वो तो पानी के नीचे होता है 8 से 10 गुना। तो जो लड़ाई है, जो झगड़ा हमें सामने नज़र आ रहा है, वो जाहिर है कि वो एक मखसूस किस्म का हिस्सा है जो उस वक्त मीडिया डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है, जिसको डिस्कस कर रहे हैं। जो लड़ाइयाँ हैं जिसका आप कह रहे हैं कि किससे खुलेंगे, एक चीज़ जिसके ऊपर मैं आपकी राय, ये मेरे सामने मौजूद है, मरीम नवाज़ की वो ट्वीट जहाँ से ये मामला इस तरीके से एक्सपोज हुआ। वैसे मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसको ना तफसील से आप एक्सप्लेन कर लें, जो अभी गाड़ी में मैं इसका आपको जो है ना वो भी बता देता हूँ। उन्होंने बेसिकली एक शहाब सिद्दीकी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था, और होप यू आर डूइंग वेल एट मरीम नवाज शरीफ, रफ डे एट द ऑफिस यस्टरडे, कोई नहीं, वी स्टिल अप्रिशिएट एवरीथिंग यू हैव डन दस फार। आपने अब तक जो कुछ किया हम उसको फिर भी अप्रिशिएट करते हैं। कल एक मुश्किल दिन था, वो एक मुश्किल दिन जो आपके साथ पीपल्स पार्टी ने किया, वो यही इशारा कर उसका इशारा जो है वो देते हुए अब इसके ऊपर जो मरीम नवाज ने जवाब दिया, नो रफ डे एट ऑल, पर्टिकुलरली व्हेन यू नो व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई, कि ये कोई मुश्किल दिन नहीं था जब आपको खास तौर पर ये बात पता हो कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। टू बी ऑनेस्ट, TBH, द वन हु शुड बी रियली वरीड इज द सिलेक्टेड, बिकॉज यानी कि इस वक्त जिसको परेशान होने की ज़रूरत है, उन्होंने कहा मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इस वक्त जिसको परेशान होने की ज़रूरत है वो वज़ीर आज़म इमरान खान है, सिलेक्टेड का कहकर, बिकॉज ही इज़ सीन एज अ स्पेंट फोर्स, कि इमरान खान से जो काम लेना था इस्टेब्लिशमेंट ने वो ले लिया, एंड हिज सब्सटीट्यूट इज़ बीइंग फोस्टर्ड। बाय द वे, आई एम नॉट लाइकिंग द ट्वीट बट रिस्पॉन्डिंग डायरेक्टली। अब इसमें ये जो लफ्ज़ फोस्टर्ड है ना, बेसिकली बुनियादी जो तनाज़ा है वो जाहिर है कि वो ये भी पहले बता देने कि वो ये कह रही है कि इमरान खान का मुतबादिल जो है वो तैयार हो रहा है, उसकी परवरिश की जा रही है। बेसिकली मैं बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि जो लफ्ज़ फोस्टर है, ये इसने इस लड़ाई को ना बहुत ज़्यादा पब्लिक किया है। बिलावल का रिएक्शन, बख्तावर का रिएक्शन, जिस तरीके से इसके ऊपर आया ट्विटर ये भी बता दें कहाँ से पड़े हुए हैं और क्यों उन्होंने ये, हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि लफ्ज़ जो फोस्टर है, फोस्टर का एक, चलें बजाय इसके कि मैं यानी कि अपने एक्सप्लेन करने से पहले डिक्शनरी का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ फोस्टर का लफ्ज़ जो है वो निकालते हैं, उसको कहते हैं ब्रिंग अप अ चाइल्ड दैट इज़ नॉट वंस ओन बाय बर्थ,
कि जो पैदाइशी तौर पर आपका अपना बच्चा ना हो, आप उसकी जब परवरिश करते हैं तो उस अमल को फॉस्टर कहा जाता है। तो अंग्रेज़ी ज़ाहिर है कि पढ़ी हुई पाकिस्तान के बाहर के कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से या स्कूल से पढ़े हुए बिलावल भुट्टो बख्तावर, जब उनको ये लफ्ज़ मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा चुभा है कि जिस वक्त इसके 2 से 3 मतलब हो सकते हैं, वो मैं 2-3 वो कर देता हूँ। एक ये कि जब वो कह रही हैं मरीम नवाज़ के फॉस्टर जो है किया जा रहा है, यानी कि उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो की परवरिश इस्टेब्लिशमेंट कर रही है जनरल बाजवा और जनरल फैज। अच्छा, फिर इसका एक और मतलब है रज़ाई। आपको पता है कि जो टर्म यूज़ होती है रज़ाई वालदैन, फॉस्टर पेरेंट्स कहा जाता है उनको। इसी तरह फॉस्टर चाइल्ड जो होता है वो रज़ाई, यानी कि आपके अपने नहीं होते, आप उनको ओन कर लेते हैं, या ले पालक की जो टर्म यूज़ होती है। तो इसके 3 से 4 जो अगर उर्दू के तर्जुमे जो शायद किसी ने करके आपको एक्सप्लेन नहीं किए, जो बुनियादी लड़ाई की वजह बनी है, वो ये कि बिलावल भुट्टो को ये कहा गया मरियम की तरफ से 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस्टेब्लिशमेंट का नया ले पालक है। एक उसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी के रज़ाई वालदैन बन चुके हैं। या फिर ये अगर बहुत ही इसको सॉफ्ट कर लिया जाए तो कि इस्टेब्लिशमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी को गोद ले चुकी है। एंड दैट डिड नॉट गो डाउन वेल विद बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी एंड उनके जो सिबलिंग्स हैं, उनको मेरा ख्याल है शायद इस बात से बहुत ज़्यादा चुभन हुई है कि ये क्या हुआ। और फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो का ट्वीट है, आप तफसील से उसके ऊपर बात कर चुके हैं। बिलावल का पीपल्स पार्टी मीडिया सेल का ट्वीट था, बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो सिराजुल हक के साथ खड़े होकर उन्होंने की, और फिर बिलावल ने उसको रीट्वीट किया था। पढ़े, फिर मैं इस पे एक बात करना चाहता हूँ कि अगर कोई मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है कि मैं सेलेक्ट होने के लिए तैयार हूँ, तो ये वाजे कर दूँ कि हमारी रगों में सेलेक्ट होने वाला सिलसिला ही नहीं, अलबत्ता लाहौर से एक सियासी ख़ानदान का ये माजी ज़रूर रहा है। अब यहाँ पर रुक जाएं। आपको पता है कि आम तौर पर हमारे यहाँ सबसे बुरी जो चंद गालियाँ ना, सबसे बुरी चंद गालियाँ, जो कि इसलिए मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ क्योंकि ये सब सुना हुआ है, ये हमारे यहाँ बड़ी आम दी जाती है कि ये जो है या चले वो गाली मैं इस्तेमाल नहीं करता, वो बहुत नामुनासिब है। दूसरा जो ये कहा जाता है ना, जो खून वाली बात है ना, कि इसकी रगों में तो अपने बाप का खून नहीं है, या इसकी रगों में तो ठीक खून नहीं है, ये सबसे बड़ी और संगीन गाली और एक्सट्रीम पोजीशन है बिल्कुल जो ली जाती है। ये जो आपने लफ्ज़ बताया, जिसके आपने मतलब बताए, उसके जवाब में बिलावल ने जो ये कह दिया ना कि हमारी रगों में खून नहीं है, किसी और की रगों में ये खून है। अब मैंने तो इसलिए ट्वीट किया क्योंकि हामिद मीर साहब बार बार कह रहे थे ना, उस वक्त बड़ा साहब पीडीएम नहीं टूटेगी, कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, नहीं, एक इस पे मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी करूंगा आपसे। मुझे ये बताएं कि अभी भी हमें यानी कि कुछ एक जाहिर है कि एक जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव सहाफ़ी हैं, तमाम सहाफ़ी क्योंकि बात नहीं कर रहा, वो अभी भी इस बात को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, मामलात नहीं बिगड़े, ये ख़राब नहीं है, इस तरह की है, वो लड़ाई नहीं है इतनी ज़्यादा जितनी इसको बयान किया जा रहा है। यहाँ पर नीचे उनके आप जाके उसके नीचे देखें, वो एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हुए। ये तो इसी तरह से है कि सरदार को कहते हैं गोली लगी, मर गया, तो बीवी ने जाके कहा शुक्र है आंख बच गई है, कि यहाँ गोली ना ऊपर नीचे लगी थी। अच्छा उसने कहा आंख बच गई है, बंदा मर गया लेकिन आंख बच गई है, लेकिन आंख बच गई। तो बहुत ज़्यादा जो है गुत्थम गुत्था हुए हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि फाइनली इस डिस्कशन को क्लोज़ करने से पहले फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि मार्च तो होगा, लॉन्ग मार्च होगा, पीपल्स पार्टी के बगैर होगा। तो ये वाकई कोई इस किस्म की फ़िज़ा बन रही है वफाकी दारुल हुकूमत में आने का इरादा है? देखें, अब मार्च होगा 15 मई के बाद, रमज़ान के बाद, ठीक है, सही। लाहौर का जलसा दिसंबर में आई थिंक हुआ था, हाँ 13 दिसंबर मेरा ख्याल है, 13 या 14 दिसंबर को हुआ था। उस जलसे की नाकामी की वजह शदीद सर्दी थी, कहा गया कि शदीद सर्दी थी, ये इन्होंने कहा था, ठीक है। हालांकि उसके लिए आपको पता है कि उन्होंने वो यूनियन काउंसिल के लेवल पे जाके कैंपेन की थी। मुझे बताएं, जिस इनकलाब को दिसंबर में इतनी ठंड लगती है कि कारकुन घरों से निकल के और मीनार पाकिस्तान तक नहीं आए, लाहौर ही मेन होम ग्राउंड है ना शरीफ ख़ानदान का, बिल्कुल, बंदे तो लाहौर से निकलने हैं ना, ठीक है। जो कारकुन घरों से निकल के और मीनार पाकिस्तान तक नहीं आए,
वो कारकुन शदीद गर्मी में लाहौर से निकल के इस्लामाबाद आएगा? यार अगर कोई अच्छी अट्रैक्शन मिलती है आपको, आप देखें, इस्लामाबाद जो है वो उसके साथ तफरीही मकामात हैं, मरी जाने का अगर आपको मौका मिलता है, मारगला पहाड़ियों पे जाने का, फैसल मस्जिद देखने का, शक्कर पड़ियाँ जिनके देखें तो क्यों नहीं है नून लीग का मतलब? जो कारकुन है ना, वो कीमे वाले नान, वो बिरयानी, सरकारी वसाइल, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी स्पोर्ट, स्कूल टीचर्स, पटवारी, डीपीओ, डीसीओ, इनके बगैर नून लीग का कारकुन नहीं निकलता। ठीक है, इसलिए आप ये छोड़ दें कि कोई लॉन्ग मार्च। अच्छा चलें, एक सपोज आ गए, फिर क्या हो? 2 मिसालें हैं आपके पास इस्लामाबाद में, इमरान खान और डॉक्टर अब्दुल कादरी 126 दिन, जिनको ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी। इस्टेब्लिशमेंट भी साथ थी, 70 दिन कादरी साहब बैठे, 126 दिन इमरान खान बैठे, क्या हो गया? दूसरी मिसाल आपके सामने है, चलें वो है कि कहते हैं कि वो एक साइड पर बैठे थे, कोई टेंशन नहीं थी, इस्लामाबाद बाकी चल रहा था। दूसरा आ जाए खादिम रिजवी साहब का धरना फैज़ाबाद के ऊपर, बिल्कुल इधर है फैज़ाबाद, हाँ इधर, ठीक है, और मुकम्मल बंद, कई रोज़ तक, कई हफ्तों तक बंद, बिल्कुल नून लीग के दौर की बात कर रहा हूँ। तीसरी मिसाल आपके सामने है फजल रहमान साहब का आज़ादी मार्च, क्या हुआ था इन दिनों में? हालांकि मेरा ख्याल है कि आज़ादी मार्च का जो क्राउड था वो निस्बतन बहुत ज़्यादा था। और आपको जितना भी इख्तलाफ है इमरान खान से, इमरान खान उस वक्त उससे लेकिन ज़्यादा आज़ादी मार्च मेरे ख्याल में जो अपना असल मकसद वो लेकर आए थे वो तो पूरा करके गए। कौन? आज़ादी मार्च जो मौलाना फजल रहमान का था, उसके नतीजे में क्या हुआ? नवाज शरीफ बाहर गए। तो वो तो बेसिकली वो, अगर आप अब उसको ऐलान नहीं भी करते कि हमारा ये मकसद है, लेकिन फिर अपेरेंटली वो बड़ा फिर उस पर तो फिर वो हाफिज़ हुसैन अहमद साहब की बात ठीक है ना, कि लंदन में बैठा हुआ नवाज शरीफ पैसा फेंक रहा है और मौलाना साहब तमाशा करके दिखा रहे हैं। फिर उन लोगों की बात ठीक है कि किराए के गुंडे के तौर पे अवेलेबल हैं, जो अब ये 26 मार्च को जा रहे हैं उनके साथ, मरीम के साथ। फिर उनकी बात ठीक है कि माल उनका होगा, जान इनकी होगी, और इसीलिए तो उन्होंने ख़त लिखा है मदारिस को और मसाजिद को, और उस ख़त में उन्होंने कहा है कि भाई एक मजहबी रहनुमा मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों को, मस्जिदों में पढ़ने वाले बच्चों को, एक और ख़ानदान की एक खातून जिसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम हैं, उसके दिफा में साथ लेके जा रहा है, तो ये कौन सा दीन है, कौन सा इस्लाम है? बहरहाल जी, इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार से सूरत हाल ये है कि सितंबर की 20 तारीख़ को जो इत्तेहाद बना था अपोजिशन की सियासी जमातों का, जिसने हुकूमत का कला कमा करना था, इमरान खान को घर भेजना था, उसने इमरान खान की हुकूमत को एक ऐसा दवाम बख्शा है जो शायद मेरा ख्याल है कि PTI जो है वो ख़ुद भी शायद ये तवक्को नहीं कर रही थी कि यानी अच्छे की उम्मीद रखते हैं, इतना अच्छा होगा ये शायद आपको कभी तवक्को नहीं होती, क्योंकि एक परेशानी की कैफियत नज़र आने लग गई थी। ऐसी है। और वो परेशानी की कैफियत जो है वो अब इस तरह काफूर हुई है, और पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से कहते हैं ज़मीन खींच लेना, नीचे से ज़मीन खींची है PDM की जमातों के नीचे से, ये एक डिफरेंट किस्म की सूरत हाल है। और इस्लामाबाद वापसी हो चुकी है, इंटरनेशनल मौज़ूआत के ऊपर भी अब उसी तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो चैनल पर चलेगा, और गाहे बगाहे सदीक जान के साथ इनके चैनल पर या मेरे चैनल पर, या फिर हो सकता है कि एक तीसरे चैनल पर गुफ्तगू जो है उसका सिलसिला आने वाले दिनों में आपको देखने को मिले। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।